अगर आप 2025 की यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा देने वाले हैं या फिर आगे आने वाले सालों में यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा देने वाले हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बेहद महत्वपूर्ण है। आपको अपनी तैयारी में पीवाईक्यूज को जरूर शामिल करना होगा, यानी कि बीते साल के सवाल जो यूपीएससी ने पूछे हैं। बीते साल के सवाल देखकर एक तो ये पता चलता है कि सवाल किस प्रकार से आ रहे हैं, नेचर कैसा है, सिलेबस में क्या कुछ पूछ रहा है, किस टॉपिक से सवाल ज्यादा आते हैं। तो आपको उन सवालों के जवाब भी दिखेंगे और उन जवाबों में आपके सिलेबस से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें भी दिखेंगी जो वापस से दोबारा से आपकी परीक्षा में पूछी जा सकती हैं, क्योंकि पीवाईक्यू पे पूछे जाने वाले जो टॉपिक होते हैं वो हर साल देखने को मिल जाते हैं, रिपीट होते रहते हैं। इस वजह से यह सीरीज आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है और इस सीरीज का नाम है यूपीएससी प्रीलिम्स पीवाईक्यू एनालिसिस। तो यूपीएससी प्रीलिम्स पीवाईक्यू एनालिसिस सीरीज में हम बात करने वाले हैं बीते 6 साल में आपकी परीक्षा में पूछे गए सवालों के बारे में। तो हमने अभी तक में पॉलिटी के 2 एपिसोड कवर कर लिए हैं। ये तीसरा सेशन आज है, तो पहले और दूसरे सेशन को अगर आपने नहीं देखा था तो उसको देख लीजिएगा। और आज के सेशन में भी हम देखने वाले हैं पॉलिटी के बीते साल के सवाल। इसके बाद आगे चल के भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट, ये सब कुछ आएगा। ये सारी सीरीज के एपिसोड आपको एक एक करके मिलेंगे। 15 फरवरी से इसकी शुरुआत हो गई थी, तो अभी तक आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे पहले सवाल से। और पहला सवाल जो है वह है, भारत के संविधान के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? पहला, नगर पालिकाओं की शक्तियां संविधान के भाग 9 का में दी गई हैं। फिर है, आपात उपबंध संविधान के भाग 18 में दिए गए हैं। तीसरा है, संविधान के संशोधन से संबंधित उपबंध संविधान के भाग 20 में दिए गए हैं। फिर आपको बताना है नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3 और डी 1, 2 और 3। अब एक बार सवाल को देखिए कि भारत के संविधान के संदर्भ में जितनी भी कथन हैं वो देखिए तो किसी न किसी भाग के बारे में बात कर रहे हैं। 9 का, 18 और 20, इसके बारे में ये तीनों बातें हैं। चलिए अब देखते हैं इसमें से कितनी बातें सही हैं। यहां पे 9 का की अगर हम बात करें तो 9 का 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा सम्मिलित किया गया था। यह हमारे संविधान में है और इसमें स्थानीय स्वशासन अथवा नगर पालिकाओं संबंधी प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, तो यहां पे ये बात सही है, नगरीय स्थानीय स्वशासन या नगर पालिकाओं संबंधित प्रावधान है, तो ये बात सही है। संविधान संशोधन के माध्यम से सही, लेकिन हमारे संविधान में तो है ही। फिर उसके बाद आपात उपबंध संविधान के भाग 18 में है। तो ये देखिए, आपात उपबंध की बात करें तो चाहे राष्ट्रीय हो, राज्य या वित्तीय आपात स्थिति सहित अन्य आपात उपबंध जो भी आपको मिलेंगे वो संविधान के भाग 18 में मिलेंगे। तो इसका मतलब कथन दूसरा भी सही है। अब उसके बाद तीसरा देखिए, भाग 20 में अनुच्छेद 368 संविधान और उसके उपबंधों में संशोधन करने की संसद की शक्ति से संबंधित है। अब देखिए, भाग 20 संविधान में उपबंध, संविधान में संशोधन से संबंधित उपबंध इसमें देखने को मिल जाएगा। तो क्या मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। आप देखें तो विस्तार से यहां देख सकते हैं। भाग 20 में देखें, संविधान संशोधन से संबंधित उपबंध है आर्टिकल 368। तो भारतीय संविधान में भाग की संख्या है 22 और 22 भाग हैं, जिसमें से ये तीनों भाग हमने देखे वही बात कहते हैं जो स्टेटमेंट में दिए हुए हैं। तो ऐसे में सही जवाब क्या होगा? डी। डी का मतलब तीनों स्टेटमेंट सही है। और 22 भागों को अगर हम देखें संविधान में, तो एक भाग ऐसा है जो है भाग 7, जिसको अब निरसित कर दिया गया है, यानी कि अब वह अस्तित्व में नहीं है। इस भाग में था क्या? देखिए, जब 1956 में राज्यों का पुनर्गठन नहीं हुआ था, तब तक की स्थिति में यहां पर जो भारत में हम देखें तो बहुत सारे हम रियासतें थी, उन रियासतों का एकीकरण हुआ था, उससे देश बना था। तो उन रियासतों में जो बी में थी, जो बी वाले सेक्शन में थी, उन्हें यहां पे रखा गया था। वो क्षेत्र जो बी में आता था, स्टेट आते थे, तो उसको इसमें रखा गया था। फिर उसके बाद राज्यों का पुनर्गठन हुआ तो वो चीजें हट गई। और उसके अलावा देखिए, भाग 1 में है संघ एवं राज्य क्षेत्र है, 1 से 4 तक के अनुच्छेद मिलेंगे। उसके अलावा भाग 2 में नागरिकता है, भाग 3 में मौलिक अधिकार है, 4 में नीति निर्देशक तत्व है, 5 में मौलिक कर्तव्य है, 4 में मौलिक कर्तव्य है, 5 में हम देखेंगे संघ है, जिसमें कार्यपालिका, संसद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। फिर 6 में हम देखेंगे राज्य से संबंधित कार्यपालिका, विधानमंडल और उसके अलावा उच्च न्यायालय, अधिकांश न्यायालय। फिर उसके बाद
हम आगे बढ़े, 7 में निर्सित हो गया है। फिर 8 की बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश का मिल जाएगा, 9 में पंचायत मिल जाएगा, फिर 9(1) में या 9(a) या फिर 9(का) में मिल जाएगा नगर पालिका। फिर उसके बाद 9(b) में सहकारी समितियां, फिर 10 में अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र, फिर 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंधों की बात आ जाएगी। फिर उसके बाद 7 में वित्त संपत्ति अनुबंध मुकदमे। फिर उसके अलावा अब देखें ये 12 के बाद 13 में आ जाएंगे तो भारतीय राज क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य समागम। फिर 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। फिर 14(1) में न्यायाधिकरण। फिर 15 में चुनाव। फिर उसके बाद 16 में जो अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग से संबंधित कुछ विशेष प्रावधान देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद हम देखें 17 में राजभाषा, 18 में आपातकालीन प्रावधान, 19 में कुछ विविध मुद्दे और हैं जो इसमें मिल जाएंगे, 20 में संविधान संशोधन मिल जाएगा, 21 में जो कुछ ऐसे विशेष प्रावधान जो अल्प समय के लिए रहते हैं, अस्थायी रहते हैं, जैसे कि 370 हम जानते हैं जो कश्मीर के संदर्भ में है, वो संबंधी बातें। इसके अलावा कुछ और जो इसमें मौजूद थी वो विशेष प्रावधान यहीं पे मिलते हैं जो अस्थायी वाले रहते हैं। फिर उसके अलावा 393 395 यहाँ पे जो शीर्षक है, प्रारंभ की बात की जाए संविधान के संदर्भ में, हिंदी भाषा में संविधान कब किस प्रकार से अस्तित्व में आता है, उससे संबंधित कुछ जानकारियां देखने को मिल जाती हैं। तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हमें जो स्टेटमेंट में बातें मिली थी वो सारी मिल गई थी, जवाब तक पहुंच गए थे, लेकिन पता रहेगी कौन से मोटा मोटा क्या है। पीडीएफ में ये सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, इसलिए ये पीडीएफ आपके लिए महत्वपूर्ण है ही। आप पीडीएफ देखिए, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, इन न्यूज वाला जो टेलीग्राम चैनल है उसमें हिंदी की पीडीएफ मिलेगी और इन फोकस में इंग्लिश वाली पीडीएफ मिलेगी। और ये पीडीएफ के लिए जो चैनल के लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। कुछ विद्यार्थियों का ये पूछना था कि अभी तक मिला नहीं है, तो देखिए शुरुआत के एपिसोड आज से मिलना आपको चालू हो जाएंगे, यानी कि पहला एपिसोड आज आपको 17 तारीख को जो ये वीडियो देख रहे हैं उन्हें मिल जाएगा। उसके अलावा अगर हम बात करें आगे चल के एक एक करके आपको हर एपिसोड के वीडियो मिलते रहेंगे लगातार, तो पीडीएफ सारे मिलेंगे। अब देखिए हम थोड़ी सी आ जाते हैं यहाँ पे, जो भाग 9(का) में बात आई थी स्थानीय स्वशासन की, तो नगरीय क्षेत्र में हो चाहे पंचायत क्षेत्र में हो, हम थोड़ा सा देख लेते हैं स्थानीय स्वशासन को, क्योंकि कुछ सवाल इससे हर साल पूछे ही जाते हैं। तो आगे भी कुछ सवाल आपको मिलेंगे, लेकिन एक बार के लिए विस्तार से हम देख लेते हैं। भारतीय संविधान में त्रिस्तरीय शासन प्रणाली की व्यवस्था की बात करें तो शीर्ष पर कौन है? केंद्र है, फिर उसके बाद राज्य है, फिर अंत में स्थानीय सरकारें हैं। और देखिए कोई देश का लोकतंत्र कितना रिच है वो इससे पता चलता है कि स्थानीय स्तर पर लोग शासन में अपनी एक योगदान दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं। तो स्थानीय स्वशासन के माध्यम से संभव है, तो इसमें ग्रामीण पंचायतें और नगर पालिकाएं महत्वपूर्ण हो जाती हैं। फिर देखिए 1882 में जो उस समय के वायसराय थे लॉर्ड रिपन, उन्होंने स्थानीय सरकारी निकाय के गठन की पहल की थी। तो अपने आप में भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत के तौर पर देखें तो इनका एक महत्वपूर्ण योगदान रहा लॉर्ड रिपन का। फिर उसके बाद देखें तो इस स्थानीय सरकारी निकाय को क्या कहा गया? मुकामी बोर्ड, लोकल बोर्ड इंग्लिश में बोलेंगे। फिर उसके बाद 1919 का जो भारत सरकार अधिनियम था, उसके बाद भी कई प्रांतों में ग्राम पंचायतों की स्थापना का प्रावधान देखने को मिलता है। फिर उसके बाद हम देखें तो आजादी के दौरान भी महात्मा गांधी, उनका यह मानना था कि सत्ता का विकेंद्रीकरण जितना होगा उतना बेहतर है, यानी केंद्रीकरण ना हो, यानी कि ऐसा ना हो कि देश में एक ही सरकार रहे वही सब डिसीजन ले। अब स्थानीय स्तर पर स्थानीय स्वशासन है, वहां के लोग अपने मुद्दों के हिसाब से डिसीजन लेंगे, निर्णय लेंगे, महत्व प्राथमिकताएं तय करेंगे। ये बात जो थी महात्मा गांधी आजादी के दौरान भी कह रहे थे, लड़ाई के दौरान कह रहे थे। फिर उसके बाद देखें संवैधानिक रूप से जो हम देखते हैं आज जो स्थानीय स्वशासन मौजूद है, उसको लेकर के सिफारिश जो हुई थी स्थानीय सरकारी निकायों को संवैधानिक मान्यता देने की, वो पीके थुंगन समिति के माध्यम से 1989 में हुई थी। हालांकि बहुत सारी समितियां पहले भी आई, बलवंत राय मेहता समिति और भी समितियां हैं। चलिए आपको सारी समितियों का नाम पता है, कितना याद है आप चाहें तो कमेंट करके बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो 73वां और 74वां संविधान संशोधन स्थानीय स्वशासन के लिए महत्वपूर्ण है। 73वें में देखिए क्या है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 तत्काल प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में प्रभावी हुआ और 24 अप्रैल 1973 से 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू हुआ था। तो 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से था, तो 24 अप्रैल को ही इसी वजह से राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया जाता है। तो भाग 9 जोड़ा गया था 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से और 9 का 74वें के माध्यम से। ठीक है,
तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई थी और इसके तहत पंचायतों के अंदर कितने विषय तय किए गए? 29 विषय, जिन विषयों पर पंचायत काम कर सकती। ठीक है, उसके बाद वो 29 विषय आपके सामने हैं। तो आप इसमें परिवार कल्याण की बात देख लें, स्वास्थ्य स्वच्छता देख लें, सांस्कृतिक क्रियाकलाप, बाजार मेले, पुस्तकालय, प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा। ऊपर से देख लें तो कृषि, भूमि विकास, भूमि सुधार कार्यक्रम, चकबंदी, भूमि संरक्षण, लघु सिंचाई, जल प्रबंधन, जल विभाजक क्षेत्र का विकास, पशुपालन, डेयरी उद्योग, कुक्कुट पालन, ये बहुत सारे 29 हैं। पीडीएफ में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत अपना मुख्य रूप से काम निभाएगी। फिर उसके बाद मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत समिति है। फिर उसके बाद हम देखें तो जिला परिषद है। चलिए फिर आगे देखते हैं। इसकी विशेषताओं की बात करें तो मुख्य रूप से जो पंचायती राज व्यवस्था दिखाई देती है, त्रिस्तरीय व्यवस्था सामने आई। ठीक है, फिर यहाँ पे कहीं पे कुछ व्यवस्था में बदलाव भी है कुछ क्षेत्रों को लेकर, लेकिन मुख्य रूप से ये है। प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं, ये बड़ी बात समझ में आई कि 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से व्यवस्था कर दी गई कि चुनाव लोग करेंगे। ऐसा नहीं कि वो सरकार तय कर देगी, राज्य सरकार या केंद्र सरकार की, कौन पंचायती राज में प्रमुख व्यक्ति होगा। तो 5 वर्ष की अवधि के लिए चुनाव होंगे निकाय के, और इसके अलावा आरक्षण की व्यवस्था की गई, जिसमें महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई पंचायती राज संस्थानों में 1/3, और साथ में इसके अलावा अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई। तो हम देखें तो सत्ता का विकेंद्रीकरण अगर होता है तो विकेंद्रीकरण में यह भी ध्यान रखा गया कि समाज में कई जो वर्ग हैं जो पीछे रह सकते हैं उनको भी मौका मिले। फिर उसके बाद राज्य चुनाव आयोग की बात करें तो राज्यों के लिए अनिवार्य किया गया कि वे राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करें, और इन आयुक्तों को राज्य में सभी स्तर पर पंचायती संस्थानों के चुनाव कराने की जिम्मेदारी फिर दी गई। नियुक्ति हो जाएगी तो फिर चुनाव कराना होगा, और जिम्मेदारी राज्यों को दी गई थी। ठीक है, फिर उसके बाद 74वां संविधान संशोधन शहरी स्थानीय निकाय से संबंधित है। तो ये भी अधिनियम 1992 द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया और इसके माध्यम से भाग 9 का जोड़ा गया। लागू कब से हुआ? 1 जून 1993 से अनुच्छेद 243 पी से 243 ZG तक है। ठीक है, तो यहां पे देखिए नगर पालिकाओं का गठन होता है। 243 क्यू में नगर पालिकाओं के 3 स्तर के जो बातें की गई हैं, तो 3 स्तर पूछ लेता है कभी कभी, कौन से हैं? तो नगर पंचायत ऐसे संक्रमणशील क्षेत्रों में गठित की जाती है जो गांव से शहरों में परिवर्तित हो रहे हैं। फिर इससे भी बड़ा स्तर हो जाएगा नगर निगम, नगर पालिका परिषद। तो इसमें छोटे शहर होते हैं, लघु नगरीय क्षेत्र होते हैं। फिर इससे भी बड़ा जो होगा वो होगा नगर निगम। तो नगर निगम बड़े क्षेत्र होंगे, महानगर या बड़े नगर जो होंगे उनके लिए होगा। ठीक है, तो यहां पे हम देखें तो 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और इसमें कितने विषय रखे गए? 18 विषय। तो 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची कैसे आई, समझ में आया आपको? भाग कैसे 9 और 9 का आया? यही 73वें और 74वें की वजह से आया। फिर उसके बाद वो 18 विषय कौन से हैं वो आपके सामने है, पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, इसलिए परेशान नहीं होना। फिर वो अनुसूची याद रखिएगा 1992 में 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची आई और पंचायती राज से संबंधित थी, और यहीं पे वो सारे विषय थे इनके काम के। 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन द्वारा आई। ठीक है, शहरी स्थानीय निकाय से संबंधित है, शक्ति अधिकार उत्तरदायित्व को यहाँ पे रेखांकित किया गया। तो चाहे अनुसूची हो, चाहे भाग हो, चाहे प्रावधान हो, सवाल आ सकते हैं। फिर संविधान के 71वें संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा निम्नलिखित में से किस भाषा को शामिल करने के लिए संविधान की 8वीं अनुसूची में संशोधन किया गया? तो 71वें संविधान संशोधन की बात करता है। देखिए, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, मैथिली, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। बताइए किस भाषा को शामिल करने की बात हुई है? हमें पता होना चाहिए, 1 है, 2 है, ज्यादा है। विकल्प दिए 1 2 3, 1 2 4, 1 3 4, 2 3 4। सही जवाब क्या है? सही जवाब इसका है, देखिए 8वीं अनुसूची में कुल जितनी हम बात करें भाषाएं कितनी हैं? 22 भाषाएं हैं। ठीक है, 8वीं अनुसूची में अनुच्छेद 343 से 351 तक आधिकारिक भाषाओं का उल्लेख है और भाषाएं हैं 22। 22 भाषाओं में अगर हम देखें तो शुरू में 22 नहीं थी, शुरू में 14 भाषाएं थी, लेकिन 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ दिया जाता है। और 71वें संविधान संशोधन की अगर बात करें 1992 की, तो कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। अब यहां पे देखिए कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली 1 2 और 3। तो 1 2 3 कहां? ए में है, सही उत्तर हो गया ए। अब देखिए उसके बाद भी हम देखें तो और अन्य भाषाएं भी जुड़ी, जैसे कि हम देखें तो बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली जुड़ी, वो बाद में जुड़ी, वो 92 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के माध्यम से। ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ? हमने देखा कि ये
संथाली, मैथिली, डोगरी और बोडो, ये 4 एक साथ जुड़ रही हैं, 3 एक साथ जुड़ रही हैं, सिंधी शुरुआत में जुड़ गई थी। सवाल बदल सकता है कि अब पूछ ले सबसे पहले कौन सी जुड़ी, सबसे बाद में जुड़ने वाली भाषाएं कौन सी थी, ऐसे सवाल आ सकते हैं। तो ये पता रहे किस वर्ष में कब कौन जुड़ी। ठीक है, तो जवाब आपको मिल गया है। चलिए, अब 22 भाषाएं टोटल कौन सी है, तो आप चाहे तो देख सकते हैं, असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोकड़ी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली, डोंगरी। अभी आपको देख के लग रहा है याद कैसे होगा, लेकिन जब आपके सामने विकल्प आएगा तो आपको ये याद आ जाएगा कि 22 भाषाओं में से ये भाषा तो नहीं है। चलिए, अब बात की थी मैंने आपसे, पीडीएफ आपको कहां मिलेगी, इन न्यूज दृष्टि आईएएस टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। अब एक एक करके आपको सारे एपिसोड मिलते जाएंगे, सारे मिलेंगे, तो डिस्क्रिप्शन में ही जाना है, कहीं ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद एक दूसरी महत्वपूर्ण बात कि अगर आप अपनी यूपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी को बनाना चाहते हैं, खास अपनी तैयारी को देना चाहते हैं धार, अपनी तैयारी को देना चाहते हैं अंतिम रूप, तो आप दृष्टि आईएएस के दृष्टि लर्निंग ऐप में मौजूद आईएएस प्रीलिम्स 2025 सामान्य अध्ययन बैच को कर सकते हैं ज्वाइन। 400 प्लस घंटों की कक्षाएं हैं, आप क्लासेस को जितनी बार चाहें असीमित बार देख सकते हैं, जो भी निर्धारित समयावधि है उसके अंतर्गत। इसके साथ ही इसमें आपको प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज भी मुफ्त में मिलेगी, यानी कि अलग से उसके लिए आपको फीस जमा नहीं करनी है। ये बात याद रखिएगा कि ये जो माध्यम है आपके सामने है, लेकिन आपको कोई डाउट है, कोर्स को लेकर के डाउट है, अपनी परीक्षा से संबंधित ये समझ में नहीं आ रहा कि एग्जैक्टली मुझे कौन सा कोर्स ले लेना चाहिए जिससे मेरी तैयारी बेहतर हो सके, कोई भी संशय है आप हमारे एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको कॉल करना होगा 8750187501। कोर्सेज सारे ऑनलाइन कहां मिलेंगे, दृष्टि लर्निंग ऐप में। ठीक है, चलिए, नारी शक्ति वंदन अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, ये उपबंध 18वीं लोकसभा से प्रभावी होंगे। दूसरा है, अधिनियम बनने के बाद यह 15 वर्षों के लिए प्रवर्तन में रहेगा। तीसरा है, इसमें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित कोटे के भीतर अनुसूचित जातियों की महिलाओं के लिए स्थानों के आरक्षण के उपबंध हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? ए 1, 2, 3, बी केवल 1 और 2, सी 2 और 3 और डी है केवल 1 और 3। अब नारी शक्ति वंदन अधिनियम पता होना चाहिए कि आखिर किससे संबंधित है। यह महिलाओं से संबंधित है। महिलाओं से संबंधित क्या है? आरक्षण से संबंधित। कहां के आरक्षण से संबंधित है, कब से लागू होगा, बहुत सारी बातें हैं जो पता होनी चाहिए। लेकिन अभी सवाल के जवाब के स्तर पर हम देखें, पहला स्टेटमेंट कह रहा है यह उपबंध 18वीं लोकसभा से प्रभावी होंगे। अभी कौन सी लोकसभा चल रही है? 18वीं। क्या प्रभावी है? नहीं है। देखिए, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 जो आया था, संविधान का 106वां संशोधन अधिनियम 2023 था, उसके माध्यम से आया, जो यह तय करता है कि लोकसभा, राज्य विधानसभाओं तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें होंगी। तो महिलाओं के लिए 1/3 सीटें होंगी लोकसभा, विधानसभा और दिल्ली की विधानसभा में। अब यहां पे देखिए एक बात, यह जो है संविधान संशोधन कौन सा है ये भी पता रहे, किस किस क्षेत्र में होगा ये भी पता रहे, और यह जो आरक्षण है महिलाओं का अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अंदर भी आरक्षण रहेगा, उसमें भी महिलाओं को देखा जाएगा। तो कथा कथन 3 जो है देखिए सही है। 3 कथन मतलब सही है, देखिए कि इसमें अनुसूचित जातियों के आरक्षित कोटे के भीतर जो महिलाएं हैं उन्हें भी स्थान दिया जाएगा आरक्षण में। तीसरा सही है, पहला वाला ये सही नहीं है। 18वीं लोकसभा प्रभाव अभी तक तो हुआ ही नहीं है, अधिनियम बनने के बाद यह 15 वर्षों के लिए प्रवर्तन में रहेगा। क्या ये बात सही है? चलिए देखें, सही जवाब इसका सी है। सी का मतलब 2 और 3। तो तीसरा तो इसमें हमें सही मिल गया है, पहला गलत है। दूसरा कैसे सही है? देखिए, दूसरे में सही होने की बात यह है कि 15 वर्ष की अवधि तक यह प्रवर्तन में रहेगा, इस कानून में यह बात लिखी है, लेकिन लागू होने के बाद जनगणना भी होगी, जनगणना के बाद ही यह लागू होगा। यह बात स्पष्ट है कि अभी जनगणना होगी, जनगणना के बाद परिसीमन होगा। ठीक है, चुनावों 18वीं लोकसभा चुनावों के पश्चात होगा जनगणना, फिर परिसीमन, फिर उसके बाद यह अधिनियम लागू किया जाएगा और उसके बाद 15 वर्ष तक रहेगा। तो अभी 15 वर्ष की अवधि तक प्रवर्तन में रहने की बात तो है, लेकिन इसका विस्तार भी हो सकता है बाद में संसदीय कार्रवाई के माध्यम से। ठीक है, तो संसदीय कार्रवाई होगी तो स्थिति अभी इसमें बनी हुई है, लेकिन अभी के लिए प्रवर्तन में रहेगा, ये बात तो सही है। तो 2 और 3 कथन सही है, उत्तर आपको मिल गया है सी। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी संविधान संशोधन विधेयक को भारत के राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की अपेक्षा होती है। पहला है, सोच के चलिए कितना सही लग रहा है आपको।
जब कोई संविधान संशोधन विधेयक भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो भारत के राष्ट्रपति के लिए यह बाध्यकर है कि वे अपनी अनुमति दें। तीसरा है, संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा और राज्यसभा दोनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित होना ही चाहिए और इसके लिए संयुक्त बैठक का कोई उपबंध नहीं है। आपको क्या बताना है, उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 और 1, 2 और 3। चलिए अब इसको देखिए एक बार पहले स्टेटमेंट से कितना सही लग रहा। किसी संविधान संशोधन विधेयक को भारत के राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की अपेक्षा होती है। मतलब कि संविधान संशोधन का विधेयक भी आएगा, अभी एक्ट बनना नहीं है, विधेयक को लाने के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश लेनी पड़ेगी। कैसा है? नहीं है। संविधान संशोधन विधेयक को किसी मंत्री या गैर सरकारी सदस्य द्वारा पुनः स्थापित किया जा सकता है, लाया जा सकता है, ठीक है, और इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश नहीं चाहिए। इसीलिए पहला वाला कथन गलत है। अब दूसरा देखिए, जब कोई संविधान संशोधन विधेयक भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो भारत के राष्ट्रपति के लिए बाध्यकर है कि वे अपनी अनुमति दें। ये बात सही कि नहीं है? सही है। देखिए, राष्ट्रपति विधेयक को सही सहमति अनुमति देने के लिए बाध्य है। वह ना तो विधेयक को अपने पास रख सकता है ना ही संसद के पास भेज सकता है, क्योंकि देखिए यहां पर जिसकी बात हो रही है संविधान संशोधन की बात हो रही है। संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रपति के पास अनुमति के लिए तो शुरू में पहुंचेगा नहीं, बाद में जब लोकसभा और राज्यसभा से वह पास हो गया तब पहुंचेगा। लोकसभा और राज्यसभा में पास इतनी आसानी से तो हुआ नहीं है, विशेष बहुमत लगा है, और विशेष बहुमत के बाद अगर ये आया है तो उसके बाद यहां पर राष्ट्रपति के लिए बाध्यकर है कि वो अपनी अनुमति दे। यह स्टेटमेंट सही है दूसरा वाला। तीसरा वाला देखिए कि संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा और राज्यसभा दोनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए और इसके लिए संयुक्त बैठक का कोई उपबंध नहीं। तो ये बात सही है कि प्रत्येक सदन में अलग अलग पारित होना चाहिए, यह अनिवार्य है, और दोनों सदनों के बीच असहमति की स्थिति में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का कोई उपबंध नहीं है। कोई उपबंध नहीं है, स्पष्ट रखिएगा, ठीक है। तो कथन 3 सही है, संयुक्त बैठक नहीं हो सकती है संविधान संशोधन के संदर्भ में, अलग अलग ही पास करना होगा और उसके लिए विशेष बहुमत ही चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने देखा पहला वाला सही नहीं है, दूसरा वाला सही है और तीसरा वाला भी सही है। तो सही जवाब क्या हो गया? बी, केवल 2 और 3। स्पष्ट है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आगे सवाल से चलिए पहले जान लेते हैं अनुच्छेद 368 के बारे में। अनुच्छेद 368 क्या है? संविधान संशोधन से संबंधित है। अब आप मुझे बताइए कि संविधान संशोधन के लिए संविधान के कौन सी भाग में बात उल्लिखित है। अभी हमने चर्चा कर ली है तो आप चाहे तो बता सकते हैं, ध्यान होगा आपको। अब देखिए इस अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन की प्रक्रिया क्या है। प्रक्रिया को एक तरफ से देखिए, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया केवल संसद के किसी सदन में एक विधेयक पेश करने से शुरू की जा सकती है। तो पहली बात संसद में ही आएगी, और किस संसद में आएगी? ये बात क्या कहीं लिखी है? किसी भी सदन में, यानी कि लोकसभा में भी आ सकती है, राज्यसभा में भी आ सकती है, किसी में भी विधेयक लाया जा सकता है किसी के माध्यम से, राष्ट्रपति की जरूरत तो है नहीं। फिर उसके बाद विधानसभा में इसमें पेश करने की जरूरत नहीं है, ये सदन में ही जाएगी, लोकसभा या राज्यसभा, विधानसभा में नहीं पेश किया जा सकता। फिर विधेयक को या तो एक मंत्री या किसी निजी सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है और इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है। स्पष्ट हो गया? फिर उसके बाद देखिए विधेयक को प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत से पारित किया जाना चाहिए, अर्थात सदन की कुल सदस्यता का बहुमत हो। कुल सदस्यता का बहुमत मतलब मान लीजिए सदन के कुल सदस्य हैं 100, 51 होना चाहिए, लेकिन मान लीजिए आए हैं कितने? आए हैं मान लीजिए 90, तो अब इसका भी 2/3 होना चाहिए, साथ साथ में मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। तो 2/3 का मतलब क्या हो गया? 60। 90 लोग आए थे, 2/3 बहुमत दे दिए, 60 हो गया। और ये 60 संसद के कुल सदस्यों के बहुमत के हिसाब से, यानी कि 50 प्लस से ज्यादा है, यानी कि 60 है, यानी कि 51 से ऊपर ही है या 51 है तो भी। तो दोनों स्थितियां जब फॉलो हो जाएंगी तब होगा, हमने पहले भी इस पर चर्चा की है। तो ये बात हो गई मुख्य बात। फिर उसके बाद देखिए संयुक्त बैठक आयोजित करने का कोई प्रावधान नहीं है, दोनों को अलग अलग पास करना होगा। फिर संविधान के संघीय प्रावधानों में संशोधन अगर करना है, मान लीजिए जहां पे राज्य प्रभावित होते हैं, तो राज्यों के अधिकार प्रभावित होते हैं, तो वहां पे आधे से ज्यादा राज्यों की विधायिकाओं द्वारा साधारण बहुमत भी जरूरी है। मतलब कि वो सारी प्रक्रिया तो होंगी ही, उसके अलावा जितने कुल राज्य हैं 28 से ज्यादा राज्यों की
विधानसभाओं द्वारा साधारण बहुमत भी चाहिए, तब जाके वो पास होगा। फिर संसद के दोनों सदनों द्वारा विधिवत पारित होने और राज्य विधानसभाओं द्वारा अनुमोदित होने के बाद जहां आवश्यक हो, विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति के लिए प्रस्तुत किया जाना चाहिए। राष्ट्रपति विधेयक पर अपनी स्वीकृति देनी आवश्यक है, यहाँ पे बात स्पष्ट कर दी है। वह ना तो विधेयक पर अपनी सहमति रोक सकता है, ना ही विधेयक को पुनर्विचार के लिए संसद में लौटा सकता है। अब देखिए, सवाल में जितनी सारी बातें थी सब यहाँ पे आपको मिल गई पूरी प्रोसेस में। राष्ट्रपति की सहमति के बाद बिल क्या होगा? अधिनियम बन जाएगा, यानी कि एक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो ये बात स्पष्ट हो गई, कोई प्रोसेस में दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्वोत्तर परिषद की स्थापना पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 द्वारा की गई थी वर्ष 2002 में। अब यहां पे देखिए, एनईसी यानी कि जिसको हम बोलते हैं पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम में संशोधन के बाद परिषद में निम्नलिखित में से किन किन सदस्यों को शामिल किया गया? अब इस नॉर्दर्न ईस्ट काउंसिल में अगर आप देखें तो किन किन सदस्यों को शामिल किया गया है? 2002 में कुछ संशोधन हुआ था उसके बाद। तो राज्य के राज्यपाल, राज्य का मुख्यमंत्री या भारत के राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्दिष्ट 3 सदस्य और भारत का गृह मंत्री, इनमें से कौन कौन शामिल होते हैं इस पूर्वोत्तर परिषद में? बताइए। तो सही जवाब के लिए हमें पता होना चाहिए कि क्या हुआ था, पूर्वोत्तर परिषद है क्या, ये भी जानना चाहिए। दोनों बातें जानेंगे। देखिए, जो संशोधन हुआ था पूर्वोत्तर परिषद संशोधन अधिनियम 2002 में, उसके माध्यम से संरचना में यह बात तय की दी गई कि जो संबंधित राज्य हैं पूर्वोत्तर के, उनके राज्यपाल होंगे। तो अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे। फिर उसके बाद राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाने वाले 3 सदस्य भी होंगे और राष्ट्रपति परिषद के अध्यक्ष को नामित करेंगे। नामित कौन कर रहा है? राष्ट्रपति कर रहे हैं। कौन कौन रहा? 3 सदस्य हो गए, इसके अलावा मुख्यमंत्री और राज्यपाल। ठीक है, तो यहां पे वो कौन से स्टेट हैं? सारे नॉर्थ ईस्ट वाले हैं। सही विकल्प तो इसमें ए है। एक में 1, 2 और 3 तो मिलता है और गृह मंत्री नहीं है चूंकि, इसलिए 4 नहीं होगा। तो 1, 2, 3 ए में है आपका। अब यहां पे देखिए, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एनईसी के बारे में थोड़ा सा पता रहे कि कैसे अस्तित्व में आता है। तो पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 के तहत आया। किस कानून के तहत आया? काम क्या है? देखिए, नॉर्थ ईस्ट में संतुलित और समन्वित विकास सुनिश्चित करने के लिए, कि वहां पे अलग ध्यान देने की आवश्यकता है, तो अलग प्रयास भी होंगे। तो उसके लिए यह शीर्ष संस्था है जो इस मामले में सहयोग करेगी, समन्वय करेगी, सहायता करेगी। तो पूर्वोत्तर भारत के 8 राज्य हैं। 7 सिस्टर एक है, उसके अलावा एक सिक्किम है, तो 7 + 1 8 हो गए। तो इसमें नाम याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा। ठीक है, तो इसका मुख्यालय पूछ लिया जाए तो कहां है? मुख्यालय इसका शिलोंग में है, यानी कि मेघालय में है, और यह पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। कभी पूछे नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का मुख्यालय वगैरह कहाँ है, कितने सदस्य हैं, सदस्य कौन है, संशोधन कब हुआ था सदस्यों से संबंधित, तो पता है आपको। फिर उसके बाद भारत के निम्नलिखित संगठनों, निकायों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय विधि आयोग और चौथा राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग। आपको क्या बताना है? उपर्युक्त में से कितने संवैधानिक निकाय हैं जिनका उल्लेख संविधान में मिलता है? केवल 1, केवल 2, केवल 3, सभी 4? बताइए क्या है सही जवाब? अभी सारे सवालों का जवाब आपको मिलता जा रहा है, इस सवाल का जवाब बताइए क्या हो सकता है? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग संवैधानिक है? देखिए है, संविधान में इसका उल्लेख है। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, शुरू में राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग जब आया तो अधिनियम 1993 के माध्यम से आया और 2016 तक आयोग को 7 बार पुनर्गठित किया गया था, बार बार किया जाता रहा। फिर उसके बाद क्या हुआ? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग निरसन अधिनियम 2018 के माध्यम से निरस्त कर दिया गया। आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया है संविधान के 102वें संशोधन अधिनियम 2018 के माध्यम। तो 102वां संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, एनसीबीसी। ये बात स्पष्ट हो गई। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग किस संविधान संशोधन के माध्यम से आया, किस वर्ष आया, ये बात समझ में आ गई कि संविधान में है, संवैधानिक है। तो भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बात करें तो यह 12 अक्टूबर 1993 को इसकी स्थापना हुई और मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के माध्यम से आया। तो संविधान में नहीं है, वैधानिक है। ठीक है, फिर उसके बाद राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की स्थापना की बात करें तो एक अर्ध न्यायिक आयोग है, 1988 में यह आया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के माध्यम से।
यह भी कानून बना के लाया गया, लेकिन संविधान में इसके लिए कोई संशोधन करके या संविधान में उल्लिखित करके नहीं लाया गया। फिर उसके बाद देखिए, भारत का विधि आयोग, यह गैर सांविधिक निकाय है। इसके लिए तो कोई विधि भी नहीं बनाई गई, कोई कानून भी नहीं बनाया गया, एक अधिसूचना द्वारा इसे अस्तित्व में लाया गया। विधि आयोग को, विधि आयोग क्या करता है? विधि के क्षेत्र में अनुसंधान कार्य करता है। तो हम यहां पे देखें कि ये सारे में से एक ही ऐसा मिला है जो संविधान में उल्लेख मिलता है, तो क्या सही जवाब होगा? केवल एक होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हाँ, कुछ अनुसूचियां देख लेते हैं। देखिए, हम जानते हैं शुरुआत में अनुसूचियों की संख्या 8 थी, फिर उसके बाद 9वीं आ गई, शुरुआत में ही आ गई प्रथम संविधान संशोधन के माध्यम से, फिर 10वीं आ गई, फिर 11वीं और 12वीं के अभी आपने देख ही लिया था। तो 8 के बाद जो अपडेट हुआ तो उसमें 9वीं में देख लें कि 9वीं यह है संविधान द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों के साथ असंगत विधियों को न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए। क्योंकि न्यायिक समीक्षा से यह दिक्कत पैदा हो रही थी कि मौलिक अधिकारों के संदर्भ में लोग पहुंच जाते थे, न्यायिक समीक्षा हो जाती थी, तो उसमें कुछ कानून ऐसे थे जो बहुत जरूरी थे, आवश्यक थे उस वक्त भूमि सुधार से संबंधित मामलों में, तो उन्हें सुरक्षा देनी थी। तो उसके लिए प्रथम संविधान संशोधन किया गया और 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो 9वीं अनुसूची में 13 विधियां थीं, लेकिन अभी 284 हैं, जिसमें यह माना गया कि संविधान संशोधन अगर हम करते हैं कहीं पे, तो यहाँ पे उसको हम 9वीं अनुसूची में अगर हम डाल देते हैं तो न्यायिक समीक्षा से बचा जा सकता है, लेकिन आज की डेट में वो भी पॉसिबल नहीं है। न्यायपालिका को लगता है कि बुनियादी ढांचे के हिसाब से ठीक नहीं है, तो समीक्षा हो जाएगी। चलिए 10वीं अनुसूची कब आई? 1985 में 52वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ी गई। तो 52वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है 10वीं अनुसूची उसके माध्यम से 1985 में आया, और किससे संबंधित है? दल बदल से। दल बदल आधार पर संसद एवं राज्य विधानसभाओं के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित है। ठीक है, तो इसको क्या कह देते हैं? 10वीं अनुसूची को दल बदल विरोधी विधि कह देते हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 102 और 191 में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति 10वीं अनुसूची के अंतर्गत अयोग्य घोषित किया जाता है तो वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य होने के लिए अयोग्य हो जाएगा। तो 10वीं अनुसूची में वो सारी बातें उल्लिखित हैं, इस वजह से कैसे कोई अयोग्य हो सकता है। सवाल है, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य राज्य सूची के अधीन एक राज्य विषय है। अंतर्राज्यीय प्रवासन राज्य सूची के अधीन एक राज्य विषय है। अंतर्राज्यीय संगरोध संघ सूची के अधीन एक संघ विषय है, और निगम कर राज्य सूची के अधीन एक राज्य विषय है। अब बताइए सही जवाब क्या है? हमें पता होना चाहिए विषयों के बारे में। तो संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं। केंद्र राज्यों के बीच शक्ति का वितरण जो है वो यही मिलता है। तो 7वीं अनुसूची में शक्तियों का वितरण है केंद्र और राज्य के संदर्भ में। तो कभी ये सवाल अगर आ जाए आपके सामने तो आप इसमें बता सकते हैं कि संघ सूची में 98 विषय मूल रूप से 97 थे, फिर बदलाव हुआ। संसद को विधि निर्माण करने की विशेष शक्ति है। राज्य सूची में 59 विषय मूल रूप से 66 थे जिन पर अकेले राज्य विधि निर्माण कर सकता है, और संवर्ती सूची में जिसमें केंद्र और राज्य दोनों को शक्ति है इन विषयों पर कानून बनाने की, दोनों ही निर्माण कर सकते हैं। लेकिन ये अंतर है कि जो अगर दोनों ही मामलों में देख लिया जाए कि संघ में भी बनाया है राज्य ने बनाया, तो संघ का प्रमुख हो जाता है बनाया हुआ। अब देखिए, अंतर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य संघ सूची के अधीन एक विषय है। तो अंतर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य संघ सूची में है कि नहीं है? बिल्कुल है, नहीं है, तो ये गलत हो गया, ये संघ सूची का नहीं है। फिर अंतर्राज्यीय प्रवासन संघ सूची के अधीन एक विषय है, अतः कथन बी ये भी सही नहीं है। फिर उसके बाद यहां पे देखिए क्या दिखा था, राज्य सूची का दिया हुआ था, इस वजह से गलत हो गया। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन को लेकर क्या कहा था? राज्य सूची का विषय है, लेकिन यह है किसका? यह संघ सूची का है। फिर उसके बाद अंतर्राज्यीय संगरोध संघ सूची के अधीन एक संघ विषय है, तो ये जो है बात सही है, संघ का विषय है। फिर उसके बाद यहां पे निगम कर संघ सूची के अधीन एक विषय है, और देखिए निगम कर राज्य सूची के अधीन एक विषय है, राज्य विषय है। तो यहां पे क्या कह दिया कि चौथा वाला डी जो है सही नहीं है, बी भी सही नहीं है, ए भी सही नहीं है। सही कौन सा है? अंतर्राज्यीय संगरोध संघ सूची का विषय है, यानी कि सी हमारा इसमें से एक ही सही है, ये हमारा सही जवाब होगा। तो ये कब पता चलेगा? ये हमें पता चलेगा हम सारे विषयों को जब हमें पता होगी किस सूची में संघ में कौन से हैं, राज्य में कौन से हैं, और इसके अलावा दोनों के लिए यानी कि समवर्ती सूची में कौन कौन। ठीक है, चलिए अब इसके अलावा एक सवाल आपके सामने आने से पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी है कि आईएएस प्रीलिम्स जीएस प्लस सीसेट ऑनलाइन जो क्लासेस हैं, ये क्लासेस आपके लिए तब महत्वपूर्ण हो जाती हैं जब आप अपनी तैयारी में जीएस को तो बेहतर करना चाहते ही हैं, सीसेट को भी बेहतर करना चाहते हैं।
यानी कि पेपर 2 की भी आप पर्याप्त तैयारी बेहतर रखना चाहते हैं एक के साथ में, तो 500 प्लस घंटों की कक्षाएं इसके लिए आपको मिलेंगी अपनी यूपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी को बेहतर करने के लिए। इसके अलावा असीमित बार क्लासेस को देखने की सुविधा भी मिलेगी। 300 प्लस निःशुल्क टेस्ट मिलेंगे, 300 नहीं 30 निःशुल्क टेस्ट मिलेंगे। तो ये आपकी तैयारी में आपको बेहतर बनाएंगे। अगर आपको इस कोर्स के बारे में डिटेल से जानना है या आपको यह समझना है कि मुझे कौन सा कोर्स मेरे लिए बेहतर है, तो मैं आपको बता चुका हूं, ये नंबर आपके लिए बेहद फायदेमंद रहने वाला है। आप एक्सपर्ट से बात करके राय ले सकते हैं। 8750187501। और ये सारे कोर्सेज कहां मिलेंगे आपको? दृष्टि आईएएस के दृष्टि लर्निंग ऐप में। चलिए सवाल में आ जाइए। भारत में दैनंदिन जेल प्रशासन के लिए जेलों का अनुरक्षण राज्य सरकारें अपने नियमों और विनियमों करती हैं। ठीक है। कथन 2 है, भारत में जेल का नियंत्रण जेल अधिनियम 1894 द्वारा किया जाता है और जिससे जेल का विषय स्पष्ट रूप से प्रांतीय सरकारों के नियंत्रण में है। देखिए, जेल प्रशासन के लिए जेल का अनुरक्षण राज्य सरकारें कर रही हैं और इसके अलावा यह भी कह दिया गया कि प्रांतीय सरकारों के नियंत्रण में है जेल का नियंत्रण जेल अधिनियम 1894 के तहत। ठीक है, तो जेल का विषय प्रांत सरकार के पास है और पहले वाले में जेल का अनुरक्षण राज्य सरकार के पास में। तो दोनों बातें कितनी सही हैं? इसके लिए 4 बातें हैं कि कथन 1 और 2 दोनों सही है तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या करता है। करता है क्या? कर सकता है। अगर यहाँ पे देखें, अगर ये सच में स्टेटमेंट सही हुए दोनों, तो व्याख्या करेगा, क्योंकि कानून के माध्यम से ये बात सुनिश्चित हो रही है कि प्रांतीय सरकारों के नियंत्रण में रहेगा। तो प्रांतीय सरकारों के नियंत्रण में रहेगा तभी तो वो नियम और विनियम बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे 7वीं अनुसूची में हम देखिए बात करें तो प्रविष्ट संख्या 4 के तहत जेल है उसमें बंद व्यक्ति राज्य सूची का विषय है। अब जेल और उसमें बंद व्यक्ति अगर राज्य सूची का विषय है तो जेलों और कैदियों के प्रशासन एवं प्रबंधन संबंधित राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। तो कथन 1 तो सही है। फिर हालांकि आपराधिक न्याय प्रणाली में जेलों के महत्व को देखते हुए गृह मंत्रालय जेल प्रशासन संबंधित क्या कर सकता है? मार्गदर्शन दे सकता है, लेकिन मुख्य रूप से नियंत्रण कौन कर रहा है? राज्य सरकार। फिर उसके बाद देखिए कारागार अधिनियम 1894 को कारागारों जेलों को नियंत्रित करता है, जो के तहत जेलों का प्रबंधन किसके पास रहेगा? प्रशासन किसके पास रहेगा? राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में आता है। तो दूसरा वाला सही है। तो एक कानून है जिसके तहत बताया राज्य सरकारों, तभी तो राज्य सरकार तय कर पा रही है। और हालांकि संविधान में राज्य सूची में है भी, लेकिन यह भी एक कारण है। इसीलिए कथन 1 और 2 दोनों सही है तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या भी करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ए हमारा सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भारत में अनुसूचित क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, किसी राज्य के भीतर किसी क्षेत्र के अनुसूचित क्षेत्र के रूप में अधिसूचना राष्ट्रपति के एक आदेश के माध्यम से होती है। फिर है, अनुसूचित क्षेत्र के रूप में बनने वाली सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई जिला होती है और सबसे छोटी इकाई ब्लॉक में गांवों का समूह होता है। फिर संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से अपेक्षित है कि वे राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में केंद्रीय गृह मंत्रालय को वार्षिक प्रतिवेदन दें। अब आपको बताना है कितने कथन सही हैं। केवल 1 है, केवल 2 है, सभी 3 है या कोई भी नहीं। अनुसूचित क्षेत्र जहां पे आदिवासी क्षेत्र है उसको लेकर के तय किया जाता है और ये तय करने का एक प्रोसेस होता है। तो अनुसूचित क्षेत्र वे हैं जो 5वीं अनुसूची के पैरा 6A के तहत 6(1) के तहत राष्ट्रपति के आदेश द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। तो वो निर्धारण कौन करता है? राष्ट्रपति कर रहे हैं। फिर उसके बाद इस संविधान में अभिव्यक्ति अनुसूचित क्षेत्र से ऐसे क्षेत्र अभिप्रेत हैं जिसे राष्ट्रपति द्वारा अनुसूचित क्षेत्र घोषित करे। तो ये बात तो समझ में आ गई परिभाषा के आधार पर जैसे मैंने आपसे बताया कि किसे किनके संदर्भ में वो अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जा रहा है, मुख्य रूप से वो भी स्पष्ट रखिएगा। फिर उसके अलावा 5वीं अनुसूची से संबंधित है, ये बात स्पष्ट रखिएगा। फिर अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित किसी भी आदेश को रद्द करने के मामले में भी यही बात है, तो कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। चलिए, तो यहाँ पे किसी राज्य के भीतर किसी क्षेत्र के अनुसूचित क्षेत्र के रूप में अधिसूचना कौन कर दे सकता है? राष्ट्रपति। फिर अनुसूचित क्षेत्र के रूप में बनने वाली सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई जिला होती है और सबसे छोटी इकाई ब्लॉक गांवों का समूह होता है। तो यहाँ पे दूसरा कथन सही है कि नहीं है? देखिए, यहाँ पे दूसरा कथन भी सही है कि सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई जिला है और ब्लॉक स्तर पर ग्रामीण समूह है, गांव का समूह है। फिर उसके बाद तीसरा अगर हम देखें तो वहां पे आपको दिक्कत मिलेगी। संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से अपेक्षित है कि वे राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में केंद्रीय गृह मंत्रालय को वार्षिक प्रतिवेदन दें। लेकिन स्पष्टता अगर देखें तो संघ की कार्यकारी शक्ति उत्तर क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में राज्य को निर्देश देने तक ही विस्तृत है। अनुसूचित क्षेत्रों के साथ प्रत्येक राज्य के राज्यपाल राष्ट्रपति को एक वार्षिक प्रतिवेदन पर प्रस्तुत करेंगे जो उस राज्य के भीतर
अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन की रूपरेखा तैयार करेंगे। अब ऐसी स्थिति में स्पष्ट होता है कि यह स्टेटमेंट हमारा तीसरा वाला गलत है। तो अगर हमारा तीसरा स्टेटमेंट सही नहीं है और हमारा सही कौन कौन सा है, आप देखिए दो ही है, पहला और दूसरा नंबर अगर काउंट करें, उत्तर हो गया बी। चलिए अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यदि किसी विशेष क्षेत्र को भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के अधीन लाया जाए, देखिए 5वीं अनुसूची हमें पता होना चाहिए फिर किससे संबंधित है, तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक इसके परिणाम को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है? पहला, इससे जनजातीय लोगों की जमीनें गैर जनजातीय लोगों को अंतरित करने पर रोक लगेगी। दूसरा, इससे उस क्षेत्र में एक स्थानीय स्वशासी निकाय का सृजन होगा। तीसरा, इससे वह क्षेत्र संघ राज्य क्षेत्र में बदल जाएगा। और फिर उसके बाद अगला है, जिस राज्य के पास ऐसे क्षेत्र होंगे उसे विशेष कोटि का राज्य घोषित किया जाएगा। यहां पे देखिए मुद्दा 5वीं अनुसूची के संबंध में समझिए। अनुसूचित जनजातियों से संबंधित है, तो उनके बीच जो भूमि हस्तांतरण का निषेध और प्रतिबंध है वो हम देखें, वो यहां पे प्रावधान देखने को मिलेगा कि देश के लगभग हर राज्य और निश्चित रूप से जितने भी उसमें अनुसूचित क्षेत्र हैं वहां पर अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासियों द्वारा गैर आदिवासियों को भूमि हस्तांतरण की रोकथाम, यानी कि आदिवासियों की जो भूमि है और जो गैर आदिवासी हैं उनके माध्यम से अगर वह भूमि ली जाती है तो उसके रोकथाम और निषेध से संबंधित कानून यहां पे देखने को मिल जाएंगे। तो इसका मतलब यह है, जो पहली वाली बात है ये बात जनजाति और गैर जनजाति लोगों से संबंध में, ठीक है, वो बात सही लगती है जमीनों के स्तर पर, ठीक है। लेकिन यहां पे कह दे स्थानीय स्वशासी निकाय का सृजन होगा, तो ये नहीं है सही। पहला वाला तो आप समझ आइए कि ये स्टेटमेंट सही है, तो जवाब हमें मिल गया है। अब बाकी की आप समझिए, यहाँ पे थोड़ा सा हम जब इस तरह से देखें 5वीं और 6वीं अनुसूची को समझे तो हमें समझ में आएगा। 5वीं अनुसूची किससे संबंधित है? अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित है। और ये प्रावधान कहां लागू होंगे? 6वीं अनुसूची में जो शामिल क्षेत्र हैं, राज्य हैं, उनको छोड़ दिया जाए, तो वहां उनको छोड़कर जो अन्य राज्य हैं वो जनजातीय क्षेत्र होंगे, और जो 6वीं अनुसूची में है उसको 5वीं अनुसूची के तहत नहीं लिया जाएगा। तो 6वीं अनुसूची में कौन से हैं? असम है, मेघालय है, मिजोरम है तथा त्रिपुरा के जनजातीय क्षेत्र आते हैं। तो ये सारे जनजातीय क्षेत्र कहां पे मिलेंगे? 6वीं अनुसूची से, इन राज्यों के। 5वीं से बाकी बचे हुए। अब यहाँ पे देखिए, राज्यपाल के पास अपेक्षाकृत अधिक शक्ति है यहाँ पे, और यहाँ पे राज्यपाल राष्ट्रपति को संबंधित क्षेत्र में सिर्फ प्रतिवेदन दे सकता है। यहाँ पे जनजातीय क्षेत्रों को स्वायत्त जिला अथवा स्वायत्त क्षेत्र के रूप में निर्दिष्ट कर सकता है, ठीक है। राज्यपाल स्वायत्त जिला बना सकता है, स्वायत्त क्षेत्र बना सकता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। अनुसूचित क्षेत्रों के लिए जनजातीय सलाहकार परिषद का प्रावधान है, जिसमें 20 से अधिक सदस्य नहीं होंगे। ये 5वीं अनुसूची के तहत है। यहाँ पे देखिए जिला परिषद और क्षेत्रीय परिषद का प्रावधान है, और जिला परिषद में 30 सदस्य हो सकते हैं, जिनमें से 4 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं तथा अन्य सदस्य वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने जाते हैं। और यहाँ पे 3/4 सदस्य उस राज्य की विधानसभा के अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधि होंगे। अब आप देखिए प्रोसेस अलग है, जो संस्था बननी, यहाँ पे जनजातीय सलाहकार परिषद है, इसकी क्षमता अलग है। यहाँ पे जिला परिषद और क्षेत्रीय परिषद है, यहाँ पे स्वायत्तता मिल रही है ज्यादा मात्रा में, तो स्वायत्त जिला है, स्वायत्त क्षेत्र है, तो इसका अलग फायदा मिलेगा निर्णय लेने के स्तर पर। तो जनजातीय सलाहकार परिषद की भूमिका किस प्रकार की है? परामर्शदात्री है। और यहाँ पे देखिए भूमिका प्रशासन में अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। यहाँ पे जनजातीय सलाहकार परिषद की तुलना में यहाँ पे जो हम देखेंगे स्वायत्त क्षेत्र मिलेगा, स्वायत्त जिला मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे समझ में आ गया, बात स्पष्ट हो गई। 6वीं अनुसूची का संबंध किस जनजातीय क्षेत्र से है? तो पता चल गया असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के संदर्भ में है, जनजातीय क्षेत्रों के संबंध में है, और बाकी 5वीं अनुसूची, ठीक है। चलिए, भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है? विधिक अधिकार है जो केवल नागरिकों को प्राप्त होता है, विधिक अधिकार है जो किसी व्यक्ति को प्राप्त होता है, या मूल अधिकार है जो केवल नागरिकों को प्राप्त होता है। यह ना तो मूल अधिकार है ना ही विधिक अधिकार है। बताइए, विधिक अधिकार तो है ही, तो विधिक अधिकार यहां भी दिया है, यहां भी दिया है, तो बताइए क्या है सही जवाब? सही जवाब है बी। अब बी में का मतलब है कि किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है, यह बात महत्व। तो देखिए संविधान में अनुच्छेद 300 का में यह लिखा है कि किसी व्यक्ति को, नागरिक की बात नहीं हो रही, किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से विधि के प्राधिकार से ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। कोई ऐसा कानून है जिसकी वजह से किया जा सकता है तो किया जाएगा, अन्यथा नहीं, ठीक है। भारत में संपत्ति का अधिकार पहले तो था मौलिक अधिकार, लेकिन अभी विधिक अधिकार है, और यह व्यक्ति को प्राप्त भी है, अनुच्छेद 300 का में। लेकिन हम पहले की बात करें तो पहले स्थिति अलग थी।
1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार से विधिक अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया। तो 44वें संविधान संशोधन से पहले अनुच्छेद 31 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार था, परंतु इस संशोधन के बाद क्या कर दिया गया, 301 के तहत एक विधिक अधिकार बना दिया गया। इस वजह से अभी इसका स्टेटस क्या है, विधिक अधिकार का है। चलिए आगे बढ़ने के साथ ये जानकारी आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है कि अगर आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं और बेहतर करना चाहते हैं, तो ना सिर्फ सिलेबस को कवर करना है बल्कि आपको प्रैक्टिस भी करनी है, और उसके लिए आपको टेस्ट सीरीज लगाना बेहद जरूरी है। तो आप टेस्ट सीरीज जरूर लगाइए, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दीजिए, और उस टेस्ट के माध्यम से आप सिलेबस को और बेहतर तरीके से कवर तो करेंगे ही, समझ और बेहतर होगी ही, विषयवार आप अपने आप को मूल्यांकन करके उससे दुरुस्त भी कर पाएंगे और विस्तृत विवरण आपको सही जानकारियों का मिलेगा। अगर आपको कोई डाउट है, अगर आपको कोई संशय है, कोई अतिरिक्त जानकारी चाहिए, तो आप हमारे एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं 8750187501 पर। और ये टेस्ट आप घर बैठे लगा सकते हैं दृष्टि आईएएस में। जो दृष्टि आईएएस की ऐप है, दृष्टि लर्निंग ऐप, आप डाउनलोड कर सकते हैं और वो आपको इसमें मिल जाएंगे। चलिए, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था? बताइए, किस दौरान 9वीं अनुसूची आई, किस प्रधानमंत्री के काल में? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी या मुरारजी देसाई? सही जवाब क्या है? सही जवाब है ए, जवाहरलाल नेहरू उस वक्त थे, क्योंकि प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के दौरान ही यह आ गया था। मैंने शुरू में भी आपको बताया था। तो सही जवाब आपको मिल गया है, ए है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 9वीं अनुसूची के बारे में हमने पहले भी बात की थी, अभी भी बात कर लेते हैं। तो केंद्रीय और राज्य कानूनों की एक सूची है, न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, जिसे संविधान प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ा गया था। शुरू में 13 कानून थे, बाद में बढ़ा दिए गए। अब यह नए अनुच्छेद 31B के तहत बनाया गया था, जिसे अनुच्छेद 31A के साथ सरकार द्वारा किस लिए, कृषि सुधार से संबंधित कानूनों की रक्षा करने और जमींदारी प्रथा को समाप्त करने हेतु लाया गया था। तो कभी यह 9वीं सूची के आने के पीछे की वजह क्या थी? भूमि सुधार से संबंधित। लोग संपत्ति के अधिकार का फायदा उठा के मौलिक अधिकार का हनन न बता दें और भूमि सुधार करने ही न दें, इस वजह से यह हुआ था। तो ये बात स्पष्ट रहे। फिर उसके बाद देखिए, यह शुरू में था कि अधिनियम को चुनौती, यहाँ पे 9वीं अनुसूची में जो डाल दिया गया उसे चुनौती नहीं दी जा सकती, लेकिन सुप्रीम यानी कि न्यायालय ने यह साफ कर दिया गया है कि किसी भी अधिनियम को चुनौती दी जा सकती है यदि वह संविधान की मूल संरचना के अनुरूप नहीं है। न्यायपालिका द्वारा जांच के लिए वह खुला है, भले वो 9वीं अनुसूची। संविधान की इस व्यवस्था के ये जो बदलाव किए गए, उसके बाद में धीरे चल के कुछ वर्षों बाद न्यायालय में सब बातें क्लियर हो गई। इसके अलावा यह भी कहा गया कि यदि कोई 9वीं अनुसूची के तहत किसी कानून के संवैधानिक वैधता को पहले बरकरार रखा गया है, तो भविष्य में इसे फिर से चुनौती नहीं दी जा सकती। कुछ बातों को न्यायालय ने स्पष्ट यहां पे कर दिया है। अगर बरकरार रख लिया गया है संवैधानिकता की वैधता को, बाद में चुनौती से नहीं की, अभी बरकरार न्यायपालिका ने भी बरकरार रख लिया, मान लिया उसकी संवैधानिकता है, तो फिर बाद में उसमें आप चुनौती नहीं दे सकते। फिलहाल के लिए केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 का याद रखिएगा, जो यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है, इससे बड़ी जानकारी मिलती है। भारतीय संविधान की मूल संरचना की अवधारणा पेश की थी इसमें, और कहा था कि संविधान के सभी प्रावधानों में संशोधन तो किया जा सकता है, लेकिन संशोधन को संविधान के बुनियादी ढांचे से हटा देगा। देखिए, अगर कोई भी संशोधन ऐसा हुआ जो बुनियादी ढांचे को प्रभावित करेगा, तो उसमें फिर क्या होगा, उसे खारिज किया जा सकता है। बुनियादी ढांचे में मौलिक अधिकार शामिल है, हमारी प्रस्तावना में जो बातें हैं वो सब शामिल है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और भी बहुत सारी बातें हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत करता है? उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा कैसे नियंत्रित होगी? एक, प्रतिबद्ध न्यायपालिका, शक्ति का केंद्रीकरण, निर्वाचित सरकार, एक शक्तियों का पृथक्करण। बताइए सही जवाब क्या है? सही जवाब है डी, शक्तियों का पृथक्करण। शक्तियों का पृथक्करण उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। देखिए, शक्तियों का लोकतंत्र जो है शासन का आधार बना है। इसी वजह से हम देखें तो विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, और इसमें कोई भी शक्ति इन तीनों में से कोई बहुत ज्यादा अपनी सीमा से ज्यादा बढ़ के काम करेगी तो दूसरा उसे रोक लेगी। विधायिका कुछ अपनी सीमा से ज्यादा करेगी तो न्यायपालिका के पास क्षमता है कि उसे रोक लेगी। तो ऐसी स्थिति में हमारी स्वतंत्रता पर आघात नहीं हो सकता। इस वजह से जवाब है
शक्तियों का पृथक्करण। और उसके बाद निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। भारत का संविधान अपने मूल ढांचे को संघवाद, पंथ निरपेक्षता, मूल अधिकारों तथा लोकतंत्र के रूप में परिभाषित करता है। तो भारत का संविधान अपने मूल ढांचे को संविधान ने परिभाषित किया है? नहीं किया है। मूल ढांचे को परिभाषित नहीं किया गया है। उसका जो मूल ढांचे की अवधारणा आई तो थी, लेकिन वो न्यायपालिका में आई थी और संविधान में उसको परिभाषित नहीं किया गया है। कुछ बातों को न्यायपालिका के माध्यम से स्पष्ट किया गया कि ये मूल ढांचा है पार्ट। फिर उसके बाद भारत का संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता तथा उन आदर्शों जिन पर संविधान आधारित है की सुरक्षा हेतु न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था करता है। तो देखिए, भारत का संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता, आदर्शों जिन पर संविधान आधारित है की सुरक्षा हेतु न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था करता है। इसमें आप ये बात देखिए, न्यायिक पुनरावलोकन की जो बात आई है, अनुच्छेद 13(2) देखिए, राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार छीनती हो। यदि ऐसी कोई विधि बनाई जाती है तो वह मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की मात्रा तक शून्य हो जाएगी। ये बात लिखिए। तो इस आधार पर पुनरावलोकन तो होता है, लेकिन यहां पे ये नहीं लिखा कि न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था कहीं पे दी है। ये टर्म के साथ में कहीं पे जिक्र नहीं हुआ, लेकिन एक आधार है संविधान में। बहुत अलग अलग जगह पे आधार आपको मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पे जैसे मूल ढांचे की बात नहीं लिखी है, उसी तरह से हम देखें तो केशवानंद भारती केरल राज्य मामले में उद्देशिका को संविधान का भाग माना गया था, इसे संशोधन किया जा सकता है सर्वोच्च। यहाँ पे देखिए, कुछ बातें ऐसी हैं जिसमें हम यह समझ सकते हैं नागरिकों की स्वतंत्रता और उद्देशिका पर न्यायिक पुनरावलोकन संभव है, लेकिन इस पर कुछ शर्तें आरोपित हैं। तो एक तो बात की पूरी तरह इसमें कुछ वही है कि प्रावधानों से स्पष्ट होता है कि हाँ, ये बातें स्पष्ट होती हैं न्यायिक पुनरावलोकन की तरफ, लेकिन उल्लेख नहीं मिलेगा न्यायिक पुनरावलोकन का उस तरह से जैसे मूल ढांचे का नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? डी होगा, ना तो 1 और ना ही 2। जवाब आपको मिल गया है। अब चलिए, यहाँ पे एक आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी कि जो भी विद्यार्थियों को ये लगता है कि उनको अपनी तैयारी बेसिक से बेहतर करनी चाहिए, यानी कि बेसिक एकदम जीरो से अपनी तैयारी को बेहतर करना चाहते हैं और एडवांस तक लेके जाना चाहते हैं, अपनी तैयारी में समग्र तैयारी करना चाहते हैं, प्रीलिम्स और मेंस के स्तर पर सब कुछ शुरू से बेसिक से तैयार करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये फाउंडेशन कोर्स से बेहतर कुछ नहीं है। तो दृष्टि आईएएस के दृष्टि लर्निंग ऐप में आईएएस जीएस फाउंडेशन का कोर्स अवेलेबल है। 1200 प्लस घंटों की कक्षाएं हैं। कक्षाएं थोड़ी ज्यादा हैं क्योंकि इसमें डिटेल में क्लासेस आपको मिलेंगी बेसिक से, और असीमित बार देखने की सुविधा है। और इसके साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। वह टेस्ट सीरीज आपकी तैयारी में आपको आंकने के लिए बेहतर मदद करेगी। तो आप जो भी जानकारी चाहते हैं वो जानकारी इस नंबर पर आपको मिल जाएगी 8750187501। कोर्स रिलेटेड कहीं कोई संशय है, एग्जाम से रिलेटेड डाउट है कि मुझे एग्जैक्टली क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस तरह के ख्याल आते हैं, तो हमारे एक्सपर्ट से बात कर लीजिए। वो आपको सही राय दे देंगे, सही काउंसलिंग आपको दे देंगे। तो आज का सेशन यहीं तक था। जल्दी मिलते हैं अगले सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ में। और चलने से पहले जरूरी बात कि पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा। इन न्यूज टेलीग्राम चैनल है दृष्टि आईएएस का, और जिसमें हिंदी का पीडीएफ और इंग्लिश का इनफोकस में। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।